आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में फायदा एक बंदर उठा लेता है। जी हाँ, दो बिल्लियां रोटी के एक टुकड़े के लिए झगड़ रही होती हैं और उसका फायदा बंदर उठाता है। दोनों को बराबर बांटने के नाम पर तोड़ता जाता है रोटी को और आखिरकार वो पूरी रोटी खा जाता है बंदर। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में और खासतौर से महागठबंधन में भी होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, इंडिया ब्लॉक में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के लिए खींचातानी चल रही है, उसका फायदा एक तीसरा धड़ा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो आखिरकार ये खींचतान चल क्यों रही है और इसका फायदा किस तरीके से एक तीसरा धड़ा, और आपको मैं बता दूं कि वो तीसरा धड़ा है मुकेश सहनी का धड़ा। जहां वीआईपी के सुप्रीमो की बात कर लें तो वो इसका फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो कह चुके हैं कि मुझे डिप्टी सीएम बना दो, मुझे 60 सीटें दिला दो तो मैं तुम्हें सत्ता तक पहुंचा दूंगा। तो इसका फायदा मुकेश सहनी किस तरीके से उठा रहे हैं और आपस में जो खींचतान चल रही है उसके पीछे का समीकरण क्या है और तेजस्वी यादव क्यों बहुत ही असहज हो रहे हैं, तो ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो यहां पर दो बिल्ली कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस और आरजेडी है, जिसके बीच में खींचतान चल रही है और उस खींचतान का फायदा एक बंदर को मिलने वाला है। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, यहां पर केवल कहानी का उल्लेख किया जा रहा है। तो इसमें इसका फायदा मुकेश सहनी उठा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये वोटर अधिकार यात्रा निकली और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जननायक की भूमिका में खुद को दिखाना चाहा, उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके ये बताना चाहा कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा है ये कांग्रेस की यात्रा है, ये राहुल गांधी की यात्रा है। और इस दौरान ये देखा भी गया कि वो एक बड़े जनाधार को संबोधित करते दिखे, बड़े जनाधार को अपनी तरफ आकर्षित करते दिखे और ऐसा लग रहा था कि वो अब एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के फेवर में ला पाने में सफल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आधी यात्रा तक तो तेजस्वी यादव वाकई ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे और जो राहुल गांधी वो हाथ हिला हिला करके पूरी जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आधी यात्रा के बाद ऐसा शायद तेजस्वी यादव को लगने लगा कि भाई अब एक गाड़ी की सवारी ठीक नहीं है। दोनों दो बुलेट पर निकले, दोनों चाहे राहुल गांधी की बात कर ले चाहे तेजस्वी यादव की बात कर ले, कोई एक दूसरे के बुलेट पर पीछे बैठने को राजी नहीं हुआ। वहां पर दो बुलेट पर दोनों आगे बढ़ते हुए दिखे, यानी कि दोनों की राह एक है लेकिन सवारी अलग अलग हो गई। तो यहां पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा है वो इंडिया, एक तरफ तो सार्वजनिक मंच पे इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं को बुला करके एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था कि हम सब एक हैं और हम एनडीए के खिलाफ एक साथ सार्वजनिक मंच पर जुटे हैं और इसी तरीके से तमाम वोटर को भी एकजुट होकर के इंडिया ब्लॉक के नेताओं का समर्थन करना चाहिए। इंडिया ब्लॉक कहने का मतलब ये है कि बिहार में महागठबंधन, और इस महागठबंधन में अगर दो प्रमुख घटक दलों की बात करें तो एक है आरजेडी और एक है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस की सियासी जो धरातल है वो पिछले लगभग 35 साल से खिसक चुकी है और इसी धरातल को वापस तलाशने के लिए कह लें या उसको तैयार करने के लिए कह लें तो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से जगह जगह घूमे और जिन जगहों पर वो घूमे उसमें अगर बात कर लें लगभग 110 सीटें हैं उन जगहों पर जिस रास्ते से ये वोटर अधिकार यात्रा गुजरी थी। और उस पूरे बेल्ट में जो 110 सीट है उसमें से 80 सीटों पर एनडीए का कब्जा ऑलरेडी है, यानी कि 2020 में एनडीए का कब्जा इन 80 सीटों पर था और बाकी की जो 30 सीटें हैं उस पर महागठबंधन का कब्जा है। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि उन क्षेत्रों में ही क्यों गए जहां पर पहले से एनडीए की बहुत ज्यादा धाक जमी हुई है। तो उसके पीछे की सोच ये थी कि कांग्रेस उन जगहों से गुजरना चाह रही थी जहां पर उसकी संभावना ज्यादा हो, उसके जीतने की संभावना ज्यादा हो। अगर हम मिथिलांचल की बात कर ले, हम चाहे मगध के इलाके की बात कर लें, चाहे मुंगेर प्रमंडल की बात कर लें, तो ये वो इलाके हैं जहां पर एनडीए का दबदबा है। उसमें से मगध और मिथिलांचल को साधने की कोशिश की गई, तिरहुत को साधने की कोशिश की गई और ये कोशिश इसलिए केवल था कि जहां पर ऑलरेडी
कांग्रेस और आरजेडी का दबदबा है, और खास करके आरजेडी का दबदबा जहां पर है, कांग्रेस वहां से गुजरना नहीं चाह रही थी। हालांकि फिर सारण, सिवान, भोजपुर, इन सब इलाकों में भी ये लोग गए थे, लेकिन कांग्रेस का जो मुख्य वो है एजेंडा है, वो ये है कि जहां पर कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सकती है, उन इलाकों पर ज्यादा फोकस किया गया। अगर हम मिथिलांचल की बात कर लें तो मिथिलांचल सवर्णों की पैठ वाला इलाका है। अगर हम तिरहुत की बात कर लें तो वहां पर यादव, सवर्ण और ब्राह्मण, इनकी बड़ी भूमिका है। और कुछ इलाके ऐसे हैं, चाहे हम गया की बात कर लें, उसके आसपास के इलाके की बात कर लें तो वहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा, और अगर सीमांचल की बात कर लें तो वहाँ पर अल्पसंख्यकों का दबदबा ज़्यादा है। तो कांग्रेस हर उस इलाके से गुजर के गई उसकी यात्रा जहाँ पर उसको अपनी संभावना दिखाई दी, और पूरी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ये सोचते रहे कि राहुल गांधी अब उन्हें नेता के तौर पर आगे करेंगे, राहुल गांधी अब उन्हें सीएम फेस के नाम के तौर पर आगे करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पटना में जब समापन हो रहा था तो वहां भी वो मौन ही थे। राहुल गांधी ने कभी नहीं स्वीकारा कि महागठबंधन का एकमात्र चेहरा होगा वो तेजस्वी यादव का होगा, क्योंकि उनके पास अभी कोई विकल्प है नहीं। ना ही कांग्रेस में इतना कोई कद्दावर नेता है जिसको सीएम फेस बना दिया जाए, और ना ही पिछले 35 सालों के रिकॉर्ड को देख लिया जाए तो कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो बड़े भाई की भूमिका में आ जाए यहाँ पर। तो बड़े भाई की भूमिका में तो आरजेडी को ही रहना है, और आरजेडी का एकमात्र चेहरा जो सामने दिखता है, जिस पर लालू यादव को भी बहुत ज़्यादा भरोसा है, राबड़ी यादव को बहुत ज़्यादा भरोसा है, और वो है चेहरा तेजस्वी यादव का। तो तेजस्वी यादव ने जब देखा कि भाई दाल तो गल नहीं रही है, तो उन्होंने कोशिश की अखिलेश यादव के माध्यम से, क्योंकि वो एक तरीके से उनके संबंधी भी हैं। तो अखिलेश यादव ने खुलकर के यहाँ पर आकर कहा कि भाई अगर बिहार में कोई अच्छा मुख्यमंत्री हो सकता है तो वो तेजस्वी यादव हो सकता है, और तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं। ये इशारा था तेजस्वी यादव को, और ये इशारा था तेजस्वी यादव ने जो अखिलेश यादव उसके माध्यम से राहुल गांधी को दिया कि अब तो बोल दो महाराज। लेकिन राहुल गांधी अपनी जगह पर बिल्कुल मौन रहे, उन्होंने बोला ही नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ कि तेजस्वी यादव ने खुद को ही घोषित कर दिया कि मेरे से बढ़िया सीएम कोई और हो ही नहीं सकता, और जो उनके कई बयान हैं वो बड़े चर्चा में रहे। अब उन पर जो एफआईआर लॉन्च कर दिया गया, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया था जब वो पीएम मोदी के खिलाफ गाली गलौज की बात हुई थी, और भी कई प्रकरण ऐसे हुए थे जिस पर तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव का सिंपल ये कहना है कि वो किसी एफआईआर से नहीं डरते, क्योंकि उनके भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था। जी हाँ, वो भगवान कृष्ण के वंशज खुद को मानते हैं, जो यदुवंशी हैं, जो यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो उनका कहना है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हो सकता है जेल में, तो मैं किसी एफआईआर से क्यों डरूं, और जब लालू यादव आडवाणी जी का रथ रोक सकते हैं तो मैं भी तो उनका ही बेटा हूं, तो मैं क्यों डरूं ऐसे एफआईआर से, और मैं क्यों डरूं इसे घुड़कीबाजियों से बीजेपी के। तो कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव ने जो खुद को प्रोजेक्ट करना चाहा कि मैं भी एक लीडर हूं, उसी तरीके से जैसे लालू यादव थे, और उनकी विरासत को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, यानी कि नैसर्गिक तौर से मुझे मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहां पर सवाल उठता है कि राहुल गांधी की जो एक राजनीति है, इसके पीछे जो सीट शेयरिंग की बात कर लें, या फिर उनकी सोच ये है कि अगर हमने तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया मुख्यमंत्री का चेहरा तो उनका एक बड़ा डेंट पड़ सकता है, जंगल राज का ठप्पा लग सकता है, और जो गैर यादव ओबीसीज हैं, जो गैर यादव पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो कांग्रेस के उससे छिटक सकते हैं, सवर्णों का वोट जो है वो छिटक सकता है कांग्रेस से। तो ये अलग अलग समीकरण है जिसके कारण राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, लेकिन इसका फायदा वीआईपी ने उठा लिया। जी हां, मुकेश सहनी ने साफ तौर से कह दिया कि मैं ही वो आदमी हूं जिसने 2020 में एनडीए को सत्ता तक पहुंचाया, यानी मुझे नजरअंदाज करके नहीं चल सकते। और इसका साफ साफ ये कहना था कि भले मुख्यमंत्री कोई भी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो जाए, चाहे कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार हो जाए, लेकिन मुझे डिप्टी सीएम अगर आप बना देते हैं तो मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन वो होगा महागठबंधन का ही। और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि मेरे पास जो 7 से 8% वोट बैंक है, निषाद जाति की बात कर ले हम, और उनका तो दावा यहाँ तक है कि उनका वोट प्रतिशत जो है वो करीब 13 से 14% का है, उसमें मल्लाह
को भी जोड़ दें, निषाद को भी जोड़ दें, तो कुल मिलाकर के वो 13 से 14% वोट बैंक पर अपना कब्जा बता रहे हैं। और उनको लगता है कि अगर संगठित तौर पर चला जाए महागठबंधन में, किसी तरीके से कोई रार ना हो, तो आने वाले दिनों में ये जो 13-14% जो आबादी है, जो वोट बैंक है, जिस पर एक तरफा कब्जा बता रहे हैं मुकेश सहनी, तो वो कई चुनाव परिणामों को पलट सकता है और वो जेडीयू के फेवर में, जेडीयू के खिलाफ भी जा सकता है, आरजेडी के फेवर में जा सकता है, कांग्रेस के फेवर में जा सकता है, वीआईपी के फेवर में जा सकता है, और भी जो घटक दल हैं, चाहे वाम दल की बात कर ले, वामपंथी दलों की, तो उसके फेवर में भी जा सकता है। तो मुकेश सहनी ये बता रहे हैं कि अगर जो दल हमें तवज्जो देता है, चाहे वो कांग्रेस तवज्जो दे, चाहे वो आरजेडी तवज्जो दे, तो उसका फायदा, यानी कि वीआईपी का फायदा, उसके वोट बैंक का फायदा उस दल को पहुंच सकता है। यानी कि जो दोनों की आपस में अदावत चल रही है, क्योंकि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही अपने अपने दलों का शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखे कार्यकर्ता, और कई जगह पर आपस में लड़ते हुए दिखे। आरजेडी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ लड़ते हुए दिखे, झंडे, पोस्टर, बैनर को लेकर के कई लड़ाइयां लड़ी जाने लगी। लेकिन इस बीच में मुकेश सहनी की जो भूमिका थी वो बिल्कुल तटस्थ की भूमिका थी, और वो निश्चिंत थे कि भैया चाहे ये लोग लड़ें, चाहे जो भी करें, मुझे अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग कर लेनी है, यानी कि मैं महागठबंधन के लिए किंग मेकर के तौर पर उभर सकता हूं, मैं संकट मोचन की भूमिका में आ सकता हूं। तो यही कोशिश और यही दावा बार बार मुकेश सहनी करते हुए नजर आए, और उनका ये मानना है कि उनके इस दावे के कारण हो सकता है कि तेजस्वी यादव उनका फेवर करें, और तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मुकेश सहनी का साथ मिलना जरूरी है, और तमाम जो छोटे छोटे घटक दल हैं उसका साथ अगर तेजस्वी यादव को मिल जाए तो कांग्रेस चाह कर के भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकती। इस बात का भरोसा शायद तेजस्वी यादव को भी है, और इसी का फायदा मुकेश सहनी भी उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि महागठबंधन में अगर तीसरे नंबर की कोई पार्टी है तो वो यही वीआईपी है, और यही वीआईपी आने वाले दिनों में करिश्मा कर सकती है। जिस तरीके से एनडीए को सत्ता तक पहुंचाया, उसी तरीके से इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन कह ले उसको भी सत्ता में पहुंचा सकते हैं। इस बात का उन्हें विश्वास भी है, और ये खुल करके बोल भी रहे हैं। और इस खुल करके बोलने के पीछे की जो रणनीति है उनकी यही है कि तेजस्वी यादव अगर खुद को ओरिजिनल मुख्यमंत्री साबित करने में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार को डुप्लीकेट मुख्यमंत्री साबित करने में लगे हुए हैं, तो इसको हकीकत के धरातल पर उतारने में मुकेश सहनी या कह लें कि वीआईपी की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, ऐसा ये साबित करना चाह रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? क्या मुकेश सहनी के इस दावे पर तेजस्वी यादव उनको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? ये आने वाले कुछ दिनों में इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। और क्या ये सब मिलकर के कांग्रेस को हाशिए पर धकेलने में सफल हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा को अपार सफलता मिली है, जैसा दावा किया जा रहा है, तो उस सफलता के कारण राहुल गांधी का कद भी बढ़ा है और कांग्रेस का जनाधार भी बढ़ा है। और ये लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से उसको बी टीम माना जा रहा था, यानी कि पिछलग्गू दल कहा जा रहा था आरजेडी का, महागठबंधन में दूसरे नंबर का इसे दल कहा जा रहा था, तो क्या वोटर अधिकार यात्रा के बाद अपनी इस जो एक तरीके की सोच बन गई थी लोगों के अंदर में कि ये बी टीम है, और एक तरीके से एक खाका खींच दिया गया था कि आरजेडी ही लीड करेगी, कांग्रेस इसके पीछे पीछे रहेगी, तो क्या इस भूमिका से बाहर निकाल पाए हैं राहुल गांधी कांग्रेस को? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुकेश सहनी अगर इनके पाले में बैठ जाए, यानी कांग्रेस का फेवर कर दें, तो हो सकता है कि दोनों मिलकर के तेजस्वी यादव पर दबाव बना पाएं और दोनों का फायदा हो, और मुख्यमंत्री के पद पर भी बार्गेनिंग की गुंजाइश करते हुए दिखें। ये मुकेश सहनी की बात कर ले, चाहे हम राहुल गांधी की बात कर ले। हालांकि मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा कभी भी मुख्यमंत्री बनने की फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन मुझे डिप्टी सीएम जरूर बना दे। उप मुख्यमंत्री के पद की महत्वाकांक्षा शुरू से ही दिख रही है मुकेश सहनी में। तो क्या वो राहुल गांधी की मदद से, कांग्रेस की मदद से अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरी कर पाएंगे? तो इसको अभी देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, और आने वाले कुछ 10 से 15 दिनों के अंदर ही बहुत सी तस्वीरें साफ होने वाली है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।